Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia। बेटा ट्रिगोनोमेट्री का आज लास्ट लेक्चर है। इस ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज फंक्शन क्या होता है, फेज शिफ्टिंग क्या होता है, वर्टिकल शिफ्टिंग क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री के आज से पहले अभी तक हम 7 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। इन 7 लेक्चर्स के अंदर तमाम बेसिक बातें, तमाम बहुत से बेसिक फॉर्मूलाज और कई तरह की इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो बेटा अब फाइनली हम लोग लास्ट के टॉपिक की जाने मूव कर रहे हैं, जो कि क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर नंबर 8 में हम लोग इनफैक्ट क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उस बात को देख लेते हैं। बेटा ये लास्ट लेक्चर जो होगा ये ग्राफ्स के टॉपिक से लिंक करेगा। अब ये ग्राफ्स के किन टॉपिक से लिंक करेगा मैं उनको भी डिफाइन कर देता हूं। बेटा लेक्चर नंबर जो 8 होगा, ग्राफ के अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट तरीन फंक्शंस के ऊपर होगा। पीरियड, सही है ना भाई? पीरियड क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड, पीरियड पहले नंबर के ऊपर। इसके अलावा फेज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये फेज शिफ्ट होता क्या है, हम उस टॉपिक को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज ही की क्लास के अंदर। तो बात का आगाज करेंगे पीरियड से कि यार पीरियड क्या होता है और ग्राफ के टॉपिक में इसका क्या यूजेज आता है। मैं एक बात यहां पे क्लियर कर देता हूं, बेटा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मैं डोमेन एंड रेंज कभी भी नहीं पढ़ाता। आपने देखा होगा कि मैंने आप में से किसी को भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज नहीं बताए। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा डोमेन और रेंज का मैं अलग से पूरा चैप्टर पढ़ाता हूं। डोमेन एंड रेंज का मैंने अलग से पूरा एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे चेक करें तो आपको डोमेन एंड रेंज बहुत डिटेल के अंदर पूरा उसकी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो डोमेन एंड रेंज में हमेशा अलग से पढ़ाता हूं, मैं कभी भी ट्रिगोनोमेट्री से मिक्स करके नहीं पढ़ाता। क्लियर है मेरा बेटा? तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज शिफ्ट क्या होता है। तो कहने का मकसद ये कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जो डोमेन एंड रेंज होंगी उनको हम अलग से डिस्कस भी करेंगे। और मैंने ऑलरेडी भी डोमेन एंड रेंज का एक पूरा टॉपिक, एक पूरा चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। तो आप उसको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर डोमेन एंड रेंज के लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं और काइंडली उनको लाजमी देखिएगा, क्योंकि डोमेन एंड रेंज बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईकैट मैथ्स की प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस अपलोड की हुई है मैंने, सारी की सारी बेतहाशा इंपॉर्टेंट है और बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कीमती है। अच्छा बेटा लेक्चर का आगाज करते हैं पीरियड से। पीरियड क्या होता है? ये लफ्ज वैसे तो सुनने में हमारे लिए कोई नया नहीं है। पीरियड एक वक्फे को कहते हैं। पीरियड एक टाइम पीरियड के बाद या एक इंटरवल के बाद आने वाले मोमेंट को भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 2 क्लासेस चल रही हैं, आपका एक क्लास खत्म हो गई तो उसको क्या कहते हो? पीरियड खत्म हो गया। यानी कि वो सर्टेन टाइम के अंदर जिसके अंदर एक टीचर क्लास में आपकी मौजूद था, वो क्लास से निकल के चला गया, अब दूसरा टीचर आ जाएगा। तो पीरियड है क्या चीज सर, और ट्रिगोनोमेट्री में इसका इतना यूज क्यों हो रहा है? हमारे जहनों में ये बात जरूर गर्दिश कर रही होगी। बेटा पीरियड कहते हैं किसी भी टाइम इंटरवल के बाद अगर मेरी वैल्यू रिपीट हो रही हो। अगर हम इसको ट्रिगोनोमेट्री के रेफरेंस से पढ़ें तो भाई ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पीरियड क्या होता है? भाई मेरी सर्टेन वैल्यू एक अरसे के बाद, एक सर्टेन एंगल के बाद क्या हो रही होगी? रिपीट हो रही होगी। तो वो जो रिपीट हो रही है वो क्या है? वो मेरा पीरियड है। बात समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर आसान सी बात कर देता हूं। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि साइन 30 है, हमारे पास साइन 30 है। ये साइन 30 किसके बराबर होगा? भाई साइन 30 प्लस 360 डिग्री कर दीजिए, आपके पास सिमिलर अमाउंट आ जाएगी। यानी कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी, अगर मैं उसके अंदर 360 का इजाफा कर दूं तब भी वो सिमिलर आएगी। यानी कि ये 360 क्या चीज है? ये वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है जिसके बाद मेरी साइन के फंक्शन की वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों चौंक गए ना? समझ में नहीं आई? बहुत से बच्चे परेशान हो गए, सर ये तो क्लास की एग्जांपल देते देते आप ट्रिगोनोमेट्री में निकल गए। सर थोड़ा सा और डिफाइन करें, पीरियड होता क्या है? मेरा बेटा आपके सामने, आप अभी कमरे में बैठे हुए हो, आप अभी कोचिंग सेंटर में बैठे हुए हो, आप अभी किसी क्लास में बैठे हुए हो, या आप अपने नर्मो मुलायम बेड पे बैठे हुए हो,
आपके सामने एक घड़ी लगी हुई होगी, हो सकता है आपके घर में घड़ी कहीं ना कहीं लगी हुई हो, या अगर नहीं भी लगी हुई भी आपके सामने तो आपकी आपने जहन में जरूर घड़ी बना सकते हैं। भाई देखो घड़ी में होता क्या है, एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है। कभी गौर किया है कि छोटी सुई फंक्शन क्या करती है? छोटी सुई चलती है चलती है चलती है चलती है चलती है, मगर जब यहां पहुंचती है, यानी कि पहला घंटा बजाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, मगर 13वां घंटा नहीं होता किसी घड़ी के अंदर बेटा। 12वें के बाद वो दोबारा से 1 पे चली जाती है। यानी कि छोटी सुई को 12 घंटे का इंटरवल चाहिए होता है, 12 घंटे का टाइम पीरियड चाहिए होता है, जिसके बाद वो वापस से अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। और उसी घड़ी में एक बड़ी सुई भी होती है, जो कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 60 मिनट के बाद, 70वें मिनट में नहीं जाती, 60 मिनट के बाद 35वें 65वें मिनट पे नहीं जाती, बल्कि क्या करती है, दोबारा से पहले मिनट पे आ जाती है। यानी कि आफ्टर 60 मिनट्स उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, वो फिर से अपना एक दूसरा चक्कर लगाना स्टार्ट कर देती है। एक और एग्जांपल बोलोगे, मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूं। लेट सपोज भाई तुम्हारी जो अर्थ है वो सन के गिर्द चक्कर लगाती है 365 दिनों में, उसके बाद 400वें दिन में चक्कर नहीं लगाती। वो क्या करती है, उसको हम कहते हैं दोबारा से पहला दिन आ गया, जिसके ऊपर पटाखे फोड़ते हो अपने गली और मोहल्लों के अंदर हैप्पी न्यू ईयर के नाम पे। होता क्या है कि भाई तुम्हारी अर्थ ने चक्कर कंप्लीट कर लिया ना अपना पूरा सन के गिर्द, तो भाई ये क्या हो रहा है, ये इंटरवल है ना मेरा बेटा। यानी कि ये वो पर्टिकुलर सर्टेन टाइम है जिसके बाद आपकी वैल्यू क्या होना स्टार्ट हो गई, रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट से पीरियड को पढ़ेंगे तो बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट से पीरियड क्या है, यही तो है कि भाई वो सर्टेन टाइम लेट सपोज अगर साइन थीटा की बात करें तो भाई वो सर्टेन टाइम साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेंजन के अंदर, कॉट के अंदर, कोसेक के अंदर, सेक के अंदर, कॉट के अंदर, जिसके बाद उसका एंगल अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर दे, वो कहलाएगा उसका पीरियड। बात को समझिएगा क्या कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई। यानी कि आफ्टर 360 डिग्री इट्स वैल्यू स्टार्टिंग टू रिपीट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 की वैल्यू और साइन 30 प्लस 360 डिग्री का एंगल निकाल लीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हो या फिर मैं उसमें 360 का इजाफा कर दूं, यानी कि 2 पाई का, तो इसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हमने बेसिक बातें समझी है। तो मैंने पीरियड की आसान सी डेफिनेशन आप लोगों की आसानी के लिए बना दी कि भैया पीरियड की आसान सी बेसिक सी डेफिनेशन मजे की, कि क्या डेफिनेशन है कि भाई पीरियड बेसिकली आपको ये बात बताता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ कितना एक्सपेंड हुआ है। इसको मैं और आसान अल्फाजों में आपको डिफाइन कर देता हूं। अभी एक्स एक्सिस वाली बात तो बेशक भूल जाइए, अपने जहन में पीरियड की बेसिक डेफिनेशन रख लीजिए। क्या है भैया, एक वो इंटरवल जिसके बाद मेरे फंक्शन की वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, जिस बात को भी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सेकंड नंबर के ऊपर एग्जांपल मैंने वही जो भी आपको एग्जांपल दी क्लॉक वाली, मैंने यहाँ पे वो एग्जांपल अच्छे अल्फाजों में लिखवा दी। इस एग्जांपल को आप बैठ के पढ़ सकते हैं कि भाई पीरियड होता क्या है, मैंने वो डिफाइन कर दिया और उसकी एग्जांपल भी दे दी। अब बड़े मजे की चीज पे जा रहा हूं। पीरियड जो होता है मेरा बेटा आपके एंगल की हमेशा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मैंने बात करी है ना बेटा, ये बिलियन डॉलर्स की बात है, इसको अपने पल्लों से बांध लो, कहीं से भी बांध लो, ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है। इस बात को तुम रोते रोते भी याद रख लो तो बेहतर है। क्या कहा, पीरियड हमेशा डील ही करता है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पार्ट के एंगल के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके एंगल के साथ इधर मल्टीप्लाई में या इधर डिवीजन के अंदर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, पीरियड खाली उसी पे डील करेगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी बेतहाशा एग्जांपल करवाऊंगा। अभी खाली क्वेश्चन समझो क्या कह रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जो पीरियड होता है वो तुम्हारे एंगल के साथ मल्टीप्लाई और डिवीजन की फॉर्म में जो वैल्यू होती है उसमें डील करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डील नहीं करता। ये बात अपने जहन में रखिएगा, मैंने क्या कही है, आगे काम करवाऊंगा। क्या अगला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, अगली एक शॉर्ट ट्रिक है। उस शॉर्ट ट्रिक को भी अगेन क्वेश्चन में चल के समझेंगे कि अगर आपका एंगल मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको ओरिजिनल पीरियड से डिवाइड करवा दीजिए, अगर आपका एंगल जो है डिवाइड हो रहा हो एंगल से तो उसको ओरिजिनल पीरियड से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। इन दो पॉइंट्स को अभी समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा आइए समझते हैं अपनी बात को। अभी जो हमने पिछले 2 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, इन 2 पॉइंट्स को समझते हैं कि मैंने लिखवाया क्या था। अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा।
भाई देखिए, आपके पास साइन का ओरिजिनल पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का ओरिजिनल पीरियड होता क्या है, इसको कर लेते हैं, यानी कि साइन एक्स की वो कौन सी अमाउंट है जिसके बाद साइन एक्स अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो बेटा स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, एक सिंपल साइन थीटा का 2 पाई, यानी कि एक सिंपल साइन थीटा का जो ओरिजिनल पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई। सेम गोज फॉर द कोसेक, कोसेक का भी ओरिजिनल पीरियड क्या होता है 2 पाई, यानी कि आफ्टर दी 360 डिग्री साइन और कोसेक अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देती हैं। अगला कॉस और सेक का, मेरा बेटा कॉस और सेक का भी जो पीरियड होता है, पीरियड क्या होता है मैं डिफाइन कर चुका हूं कि बेटा वो पर्टिकुलर अमाउंट जिसके बाद कॉस या सेक अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करेंगे वो 2 पाई, यानी कि अपनी वैल्यू को रिपीट करना कॉस और सेक कब स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 360 डिग्री। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेंजन एंड द कॉट, टेंजन और कॉट का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है बेटा ये क्या होता है पाई, यानी कि आफ्टर 180 डिग्री टेंजन एंड कॉट स्टार्ट रिपीटिंग देयर वैल्यूज। क्या कहा, आफ्टर 360 डिग्री टेंजन एंड कॉट स्टार्ट रिपीटिंग देयर वैल्यूज। सर ये क्या कह रहे हैं, मतलब क्या हुआ, मेरा बेटा सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको स्टैंडर्ड कुछ पीरियड्स मालूम होने चाहिए कि साइन कोसेक का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, कॉस सेक का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, टेंजन और कॉट का पीरियड क्या होता है। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, पीरियड होता क्या है। दूसरे नंबर पे क्या डिस्कस करा कि मेरा बेटा पीरियड स्टैंडर्ड पीरियड्स क्या है। स्टैंडर्ड पीरियड का मतलब क्या है कि अगर आपको स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए तो वो कितने अरसे के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, और वैल्यू रिपीट करने का मकसद क्या है, या वैल्यू रिपीट करने का मतलब क्या है कि भाई लेट सपोज मेरे पास साइन थीटा, लेट सपोज मेरे पास सिंपल तरीके से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हम याद कर चुके हैं, हमें मालूम है हमारे पास लेट सपोज साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, इट इज सिंपली 0.5, या मेरे पास सिंपल तरीके से साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। अब ये साइन का ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसके ऊपर वैल्यू सिमिलर रिपीट होगी, यानी कि अगर मैं पीरियड को समझना चाह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये तो मेरे समझ में आए कि भाई देखो फॉर एग्जाम्पल अगर साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू मैंने हाफ ले ली, साइन 30 की वैल्यू लेट सपोज हाफ है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये वापस हाफ किस पर्टिकुलर मुझे एंगल पे मिलेगा, तो भाई ओरिजिनल आपके पास पीरियड क्या है 2 पाई, इसका मतलब ये कि आफ्टर 360 डिग्री द वैल्यू विल स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, यानी कि 30 प्लस 360 कर दीजिए, यानी कि 390 के ऊपर आपको साइन की सिमिलर वैल्यू मिल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल बात को एक और तरीके समझते हैं, लेट सपोज मेरे पास cos 60 है, भाई देखो cos 60 की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं आप तमाम लोग बोलेंगे cos 60 हाफ ही होता है। कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, cos 30 ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या आ गया, cos 30 आ गया। cos 30 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, cos 30 की वैल्यू अब तमाम लोगों को मालूम होगी, पिछले पुराने लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे बताओ ये cos 30 की वैल्यू √3/2 जो आ रही है, अब cos का ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर ये वैल्यू रिपीट होगी, आप क्या बोलोगे, सर देखिएगा, सर देखिए कॉस का जो ओरिजिनल पीरियड है जिसके बाद वो वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट करता है वो 2 पाई का है। 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई का मतलब 180, 180 टू यानी 360, यानी कि cos 30 प्लस का 360 क्या बन जाएगा 390, यानी कि cos 390 के ऊपर आपको सिमिलर वैल्यू मिलेगी, cos 390 के ऊपर आपको सिमिलर वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। रिपीट होने का मतलब क्या, मैंने वो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बेसिस के ऊपर भी समझा दिया। नहीं तो आपके घर पे अगर क्लॉक लगी हुई है तो बेटा देखो पहला घंटा, दूसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12वें के बाद 13वां घंटा नहीं बचता, बल्कि क्या होता है 12वें के बाद दोबारा से पहला घंटा स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 12वें के बाद पहला घंटा जो आता है तुम्हारी घड़ी के अंदर वो क्या है, तुम्हारी वैल्यू रिपीट हो रही है। क्लियर है मेरा बेटा, सेम कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर होता है, जैसे मैंने बहुत डिटेल में अब आपको ये बात समझा दी कि पीरियड होता क्या है। इसके एमसीक्यूज पेपर में कैसे आते हैं उस बात पे भी चल लेते हैं। पहले भी हम लोगों ने बेसिक बात को डिस्कस कर लिया कि पीरियड होता क्या है, हमने पहले वो कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से पक्का कर लिया। क्लियर है मेरा बच्चा, हमने स्टैंडर्ड पीरियड्स भी देख लिए। अब इसके क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। क्लियर है मेरा बेटा, यहां तक की बात, कोई मसला किसी बच्चे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन पेपर में कैसे आती है, लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू, चलो मैं ऐसे कह देता हूं, मेरे पास सिंपल साइन 3x आ रहा है, मेरे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है साइन 3x। कोई बंदा मुझसे कहता है कि बताओ साइन 3x का पीरियड क्या होगा, साइन 3x का पीरियड क्या होगा। अब जो पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको लिखवाया था और पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको लिखवाया था उसका यूज आ गया कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो भी पहले मैंने भी आपको पढ़ाए, इफ मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, और पीरियड हमेशा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डील करते हैं। इसका क्या मतलब है अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेरा बेटा
बहुत नॉर्मल सी, बहुत अल्फाज, खुले अल्फाजों में बात करने वाला हूं। लेट सपोज मेरे पास एक पेपर का एमसीक्यूज आ गया, नस साइड आईबीएस साइड एनईटी साइड पूछा जाने वाला बड़ा बच्चों वाला एमसीक्यूज है। आपसे कहा जाता है बताओ साइन 3x का पीरियड क्या होगा। देखो साइन थीटा का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, 2 पाई। साइन थीटा का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, 2 पाई। अब वो पॉइंट नंबर 1 की बात आ गई। हमेशा कभी भी अगर आपको पीरियड फाइंड करना होगा, आप एंगल के साथ वाली सिर्फ चीज को देखोगे। एंगल जिस भी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है सिर्फ उस चीज को देखोगे। अगर एंगल के साथ प्लस माइनस में कोई चीज है उसको नहीं देखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया, cos 6x + 9 का पीरियड बताने को, तो मेरा बेटा खाली अब इस चीज के जरिए पीरियड निकालोगे, प्लस का 9 से पीरियड नहीं निकालते। क्या कहा मैंने, एंगल के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है खाली उसी चीज से पीरियड निकालते हैं। मेरा एंगल अगर थीटा या एक्स ये है, इसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म में है या डिवाइड की फॉर्म में है, खाली उससे पीरियड निकलेगा, बाकी चीजें उससे पीरियड नहीं निकलता। मैंने पढ़ी बेसिक सी बात करी है, बुनियादी बात करी है। अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ गया साइन 3x। मुझसे कहा जाता है बताओ साइन 3x का पीरियड क्या होगा। देखो हमें ये बात मालूम है कि साइन थीटा का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, यानी कि सिंपल साइन का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, 2 पाई। मुझसे कहा जा रहा है बताओ साइन 3x का पीरियड क्या है। मेरा बेटा सिंपल तरीके से अगर मुझे साइन 3x का पीरियड निकालना है तो इसको कंपेयर करवा दूंगा इसके ओरिजिनल पीरियड से। ओरिजिनल पीरियड क्या होता है, 2 पाई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि पीरियड निकालने में बड़ी हेल्पफुल होती है। वो कह रहे हैं कि अगर अगर तुम्हारे एंगल से कोई भी टर्म न्यूमेरिक टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, उसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा दो। कोई टर्म अगर डिवाइड हो रही है उसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा दो। सिंपल तरीके से तुम्हारा पीरियड का आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है कि लेट सपोज अगर मुझे साइन 3x का पीरियड निकालना है, इसको क्या करवाया, सिंपल तरीके से ओरिजिनल पीरियड से कंपेयर करवा दिया। अब जो भी न्यूमेरिक वैल्यू इस एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है उसको दूसरी तरफ जाके अपोजिट काम करवा दूंगा। लेट सपोज यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होता है एंगल से, वहां पे जाके 2 पाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये जो चीज आई यही मेरा ओरिजिनल पीरियड आ जाएगा साइन 3x का। सर क्या मतलब आपकी बात का। मेरा बेटा इसका मतलब ये है कि साइन 3x का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो 2 पाई/3 की वैल्यू के बाद 2 पाई/3 के एंगल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। सर मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब को मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन पहले करवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, लेट सपोज मेरे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेपर में आ भी सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ जाए cos x π/4। कोई बंदा मुझसे कहता है कि भाई बताइए cos x π/4 का पीरियड क्या होगा। मेरा बेटा देखो cos का पीरियड कैसे निकालूंगा, cos का ओरिजिनल पीरियड क्या है उसको उससे कंपेयर करवा दो। cos का ओरिजिनल पीरियड क्या होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 2 पाई है। मैंने क्या कहा, जो भी तुम्हारे एंगल के साथ वाली चीज होगी सिर्फ उसको देखोगे। तो ये जो चीज है, ये जो 4 है तुम्हारे एंगल से क्या हो रहा है, डिवाइड। अगर तुम्हारे एंगल से लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो ओरिजिनल पीरियड से जाके क्या करवा दो, उसको मल्टीप्लाई करवा दो। तुम्हारे पास सिंपल तरीके से पीरियड आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, cos x π/4 का पीरियड 8 पाई आ जाएगा। ये जो 8 पाई आया ये cos x π/4 का पीरियड आया। cos x का ओरिजिनल स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, 2 पाई। मगर ये कौन सा फंक्शन गिवन था, cos एंगल बाय 4, उसका पीरियड क्या है, 8 पाई। सर ये क्या शो कर रहा है, किसी बच्चे के जहन में मुझे मालूम है ये ख्याल आ रहा होगा, सर ये 8 पाई शो क्या कर रहा है। तो बेटा मैं उस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी खाली पहले क्वेश्चन कर लो, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं उसका मतलब क्या है। अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए टेंजेंट 2x/3। आपसे कहा जाता है इसको सॉल्व करके दिखाओ। मेरा बेटा कैसे सॉल्व करोगे, क्या टेक्निक है भाई। देखो टेंजेंट का अपना जो भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसका पीरियड निकालना हो उसका सिंपल तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट लिख दो। टेंजेंट और कॉट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, पाई। सही है। अब तुम्हारे तुम्हारे एंगल से जो भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, ओरिजिनल पीरियड से उसका अपोजिट काम करवा दो। फॉर एग्जाम्पल ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे ओरिजिनल पीरियड से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये 3 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे ओरिजिनल पीरियड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 3 पाई/2 इस टेंजेंट 2x/3 का पीरियड आ गया। अब आते हैं मतलब क्या है सर, ये तो बताएं कि साइन थीटा का पीरियड 2 पाई एक जगह लिखवा रहे हो, एक बार साइन 3x का पीरियड 2 पाई/3 लिखवा रहे हो, इसका मकसद क्या है सर, समझ में नहीं आ रही आपकी बात। आओ बेटा समझते हैं बात को, मुझे पता है तुम्हारे जहन में कंफ्यूजन होगी। आओ देखो पीरियड के मायने क्या होते हैं। पीरियड मैंने क्या बताया, एक ऐसी चीज है जो आपको ये बताती है कि इस इंटरवल के बाद आपकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल
पीरियड के एक और बुनियादी मायने ये होते हैं कि पीरियड आपको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचिंग बताता है। पीरियड आपको ये बताता है कि ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आपका फंक्शन कितना एक्सटेंड हुआ। और ये कोई मैं एबनॉर्मल बात नहीं कर रहा, ये बात आप तमाम लोग जानते हो कि कोई भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कोई ना कोई ग्राफ होता है। फॉर एग्जांपल साइन एक्स का ऐसा ग्राफ होता है, कॉस एक्स का कुछ ऐसे करके ग्राफ होगा, फॉर एग्जांपल टेंजेंट एक्स का जो ग्राफ होगा वो यूं करके कुछ होता है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं कि हर फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होता है, ये बात नॉर्मल सी है। अब आपका कोई भी फंक्शन हो, आपका कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, वो अपने अगर साइन थीटा का लेट सपोज फंक्शन है 2 पाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया साइन का जो स्टैंडर्ड पीरियड है वो 2 पाई, यानी कि साइन जो है वो अपना कंप्लीट चक्कर किस पे कंप्लीट करता है? 360 डिग्री के ऊपर अपना एक चक्कर, अपनी रोटेशन, अपनी वैल्यू कंप्लीट करता है। 360 के बाद जो भी वैल्यू फर्दर आती है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि ये स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसको फॉलो करते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड वो क्या फॉलो करते हैं कि 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। वाइल साइन 3x का मतलब क्या है? साइन 3x आपको एक थोड़ा सा एबनॉर्मल क्वेश्चन दे दिया गया, यानी कि आपको थोड़ा सा एडवांस करके क्वेश्चन दे दिया गया। ये अब स्टैंडर्ड साइन नहीं है, ये साइन 3x है, ये स्टैंडर्ड साइन थीटा थोड़ी है मेरा बेटा। इस साइन 3x के अंदर आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करके दिया है ना, ये सिंपल साइन थीटा से साइन 3 थीटा कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसका जो रोटेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसका जो पीरियड आया वो 2 पाई बाय 3 आया। 2 पाई बाय 3 को जरा डिग्री में कन्वर्ट करो तो क्या बन जाएगा? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आ रहा होगा? आई गेस 120 डिग्री, ऐसा ही है। करवा दो जरा 180 बाय पाई से 120 डिग्री। यानी कि साइन 3x का पीरियड है 2 पाई बाय 3 का, इट सिंपली मींस इट इज 120 डिग्री। यानी कि नॉर्मली साइन जो 360 का, नॉर्मली साइन जो 360 का एक साइकिल कंप्लीट करता है, नॉर्मली साइन थीटा जो 2 पाई के ऊपर अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, नॉर्मली जो एक साइन थीटा अपना 2 पाई के ऊपर एक साइकिल कंप्लीट करता है। यहां पे क्वेश्चन मुझे चूंकि साइन 3x का गिवन है, इसका पीरियड आ रहा है 120 डिग्री, यानी कि 2 पाई बाय 3, तो ये कितने में कवर करेगा अपना साइकिल? 120 डिग्री में कवर करेगा। यानी कि 120 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। बात को समझिएगा, बात क्या कह रहा हूं। यानी कि आपकी रिपीटिशन आप बताई जा रही है जो पीरियड डिफाइन कर रहा है। सेम गोज फॉर दिस कॉस, कि भाई कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है? 2 पाई, यानी कि आफ्टर दी 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब क्या? 360, यानी कि आफ्टर 360 डिग्री कॉस अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। मगर आपको क्वेश्चन क्या गिवन था? कॉस एक्स पाई बाय 4 या कॉस थीटा बाय 4। अब कॉस थीटा बाय 4 का पीरियड क्या है? 8 पाई, यानी कि कॉस का ये जो ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन गिवन है, ये कितनी अरसे के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करेगा? आफ्टर 8 पाई। 8 पाई का मतलब क्या है? 8 इंटू 180 बाय पाई, तो 1100 समथिंग कुछ बन रहा होगा, आपका चेक कर लीजिएगा। तो आपका सिंपल तरीके से यानी कि 1100 समथिंग के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। कहने का मकसद ये है, बात को समझिएगा, बात हम कर क्या रहे हैं। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात? कोई मसला यहां तक कोई मसला? तो बेटा अब इस लेक्चर के दूसरे हिस्से की जाने मूव करते हैं, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड। कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरा बेटा? जिस तरह हम लोगों ने पीरियड के बारे में पढ़ा कि पीरियड क्या होता है? रिपीटिंग वैल्यू, या फिर इन अदर वर्ड्स पीरियड आपको क्या शो करता है? पीरियड आपको ये बात बताता है कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एक्सटेंड हुआ है। पीरियड का काम ये होता है। वाइल एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इसका अपोजिट काम करता है। एम्पलीट्यूड आपको बताता है कि वाई एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ कितना एक्सटेंड हुआ है। यानी कि एक वो पर्टिकुलर चीज जो आपको ये बात बताएगी कि आपका ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर कितना एक्सटेंड है, वो एम्पलीट्यूड होता है आसान तरीन अल्फाज के अंदर। यानी कि एम्पलीट्यूड कैन टेल हाउ मच योर ग्राफ इज एक्सटेंडेड ऑन दी वाई एक्सिस, या फिर वर्टिकली आपका ग्राफ कितना एक्सटेंड हुआ है। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख दूं कि भाई द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स, ए कॉस एक्स, ए टेंजन एक्स, यानी कि मैंने आपके सामने क्या कर दिया? सिंपल तरीके से फंक्शन रख दिया ए साइन एक्स का, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। मुझे इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है। यानी कि जो भी साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ग्राफ है, कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ग्राफ है, टेंजन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ है, अगर मुझे इसका क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ मौजूद न्यूमेरिक वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद न्यूमेरिक वैल्यू हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। एंड इट इज दी ऑलवेज मॉडुलस ए। मॉडुलस ए का मतलब क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे लिख देता हूं यहाँ पे 5 sin x। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं, बताइए आपको एक फंक्शन दे दिया 5 sin x, यानी कि मुझे बताओ 5 sin x के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा?
भाई मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा एम्पलीट्यूड होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी गई न्यूमेरिक वैल्यू। तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, सिंपल 5 आ जाएगा। मैं आपके सामने लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल माइनस का 6 कॉस एक्स, मैं आपके सामने लिख देता हूं माइनस का 6 कॉस एक्स। मैंने आपसे क्या कहा, एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरा बेटा, एम्पलीट्यूड हमारे पास वो पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई होती है। अब देखिएगा यहां पे मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत से बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगा के आ जाएंगे -6, बेटा रॉन्ग। मैंने आपसे क्या कहा, एम्पलीट्यूड होता है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि मॉडुलस फंक्शन होता है। यानी कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है कि सिंपल तरीके से मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि जो भी आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ वैल्यू लिखी हुई है उसको मॉड में डाल दीजिए। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली कैसे फाइंड करते हो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, कि उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई है वो आपका क्या होती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। ये बात क्लियर होती है? तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। बताओ भाई यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी मसला जल्दी से पूछ ले। केस के अंदर जो 5 है, ये 5 मेरा एम्पलीट्यूड होगा, ये 5 क्या होगा मेरा बेटा, मेरा एम्पलीट्यूड होगा। अब बात आती है सर अगर नेगेटिव का नंबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल टू नेगेटिव का 2 टेंजन x, मेरे पास क्या आ जाए बेटा, y मेरा फंक्शन है, y सिर्फ फंक्शन को डिनोट कर रहा है। मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए फंक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव का 2 टेंजन x, मुझसे कहा जाता है बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या है। अगेन सुन लीजिए, मुझसे क्या कहा जाता है, बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या है। बेटा एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैंने क्या कहा, एम्पलीट्यूड सिंपल सी चीज है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है वो उस फंक्शन का एम्पलीट्यूड होता है। कैसे निकालोगे, हमेशा एम्पलीट्यूड मॉडुलस की फॉर्म में निकलता है। मॉडुलस की फॉर्म में जब -2 को मॉड में डालोगे तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। तो यहां से हमें एक और बात पता चली कि एम्पलीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा बेटा, ये नस्ट में आ चुका है, ये आईबीएस साइड पे पूछा जा चुका है। बहुत दफा वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देता है, नेगेटिव की वैल्यू दे देता है एम्पलीट्यूड के तौर पे। अब एम्पलीट्यूड सबको पता है, बहुत इजी है कि भाई सिंपल आपको जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में, कहता है एक -2 भी आंसर होता है, +2 भी आंसर होता है। वो कहता है कि भाई सर ने उसको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नंबर लिखा है वो आंसर होगा, वो डायरेक्टली -2 के ऊपर टिक करके आ जाता है। बेटा एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अभी फंक्शन क्या है, मॉडुलस ए है, मॉड का फंक्शन ही क्या होता है, हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक और क्वेश्चन मजे का है। अगर मैं आपसे कहूं एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का 6, एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का 6 इंटू कॉस एक्स। अगर मैं आपसे कहता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का 6 इंटू कॉस एक्स, यानी कि सिंपल तरीके से भाई बताओ यहां पे एम्पलीट्यूड क्या आएगा, क्या कहा मैंने, एम्पलीट्यूड क्या आएगा, +6 -6, क्या आंसर होगा आपका। हाँ भाई, क्या कैसे निकालते हैं एम्पलीट्यूड, बेटा एम्पलीट्यूड निकालने के लिए कुछ भी नहीं करते, इसको कंपेयर करवा दो ओरिजिनल फॉर्मूला से। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू कॉस एक्स। कंपेयर करवाऊंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ -6 का मॉड क्या होगा, +6। तो एम्पलीट्यूड इज बेसिकली अ पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है मेरा बच्चा। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन जल्दी से करके मुझे दिखाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 टेंजन एक्स। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई मुझे इसका एम्पलीट्यूड निकाल के दिखाओ, तो भाई बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बाकी बच्चे सो रहे हो क्या, तमाम स्टूडेंट से चाहिए। हाँ भाई एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेरी गुड 4। यानी कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, एम्पलीट्यूड आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है उसको कंसीडर कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो बताओ इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा। हाँ भाई बताओ इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, तो बेटा जाहिर सी बात है फंक्शन के साथ कुछ भी लिखा हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, 1 होगा मेरा एम्पलीट्यूड। क्लियर है भाई। एम्पलीट्यूड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई परेशानी, वेरी गुड। तो आओ जल्दी से कुछ और एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा कोसेक 3 बीटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कोसेक 3 बीटा, मुझे इसका जल्दी से पीरियड निकाल के दिखाओ। अगर मैं आपको कहता हूं कोसेक 3 बीटा, इसका जल्दी से पीरियड निकाल के दिखाओ तमाम स्टूडेंट। बेटा अगर मैं आपको कोसेक 3 बीटा की एग्जांपल देता हूं और कहता हूं कि बताओ इसका पीरियड क्या होगा, भाई देखो साइन और कोसेक का पीरियड क्या होता है, सिंपल तरीके से स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई। मैंने आपसे क्या कहा,
भाई पीरियड निकालने के लिए हमेशा एंगल को देखोगे, एंगल के साथ जो भी पर्टिकुलर टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो रही जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कोसेक 3 बीटा का पीरियड क्या होगा, 2 पाई का 2 पाई, 3 ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कोसेक 3 बीटा का सिंपल सा आपके पास जो पीरियड आ रहा होगा क्या आ रहा होगा, 2 पाई बाय 3। ओके, एक और एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं सेक बीटा डिवाइडेड बाय 4 का पीरियड बताइएगा, सेक बीटा डिवाइडेड बाय 4 का पीरियड बताइएगा, जल्दी से बता दो। हलवा चीज है भाई, क्या होगा, सेक बीटा डिवाइडेड बाय 4। जल्दी से सोचो क्या पीरियड आना चाहिए इसका मेरा बेटा। आसान सी चीजें बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के। क्या क्वेश्चन होगा, हाँ भाई, सिंपल तरीके से क्या पीरियड होगा मेरा बेटा। वेरी गुड, 8 पाई। कैसे मेरा बेटा, बहुत ही आसान सी बात है, सेक और कॉस का पीरियड क्या होता है, इट इज ऑलवेज 2 पाई। सेक और कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, 2 पाई। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, बीटा बाय 4। आपको क्वेश्चन गिवन है बीटा बाय 4, तो 4 डिवाइड और वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 2 आर 8, तो क्या बन जाएगा, 8 पाई। यानी कि सेक बीटा बाय 4 या सेक एंगल बाय 4 का पीरियड क्या होगा, 8 पाई। क्या होगा भाई, 8 पाई। क्लियर है मेरा बच्चा, अब बात समझ पाए हो हम क्या करना चाह रहे हैं। एक और हलवा सा क्वेश्चन देख लो, किसी ने मुझसे फरमाइश करी थी सर ये सेक कोसेक वाले क्वेश्चन भी जरा करवा दीजिए, बेटा करवा देता हूं। लेट सपोज मैं तुमसे कहता हूं कॉट अल्फा बाय 3 का पीरियड बता दो। कॉट अल्फा बाय 3 का पीरियड क्या होगा बेटा, कॉट अल्फा बाय 3 का पीरियड। आसान सी बात है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कॉट अल्फा बाय 3 का पीरियड क्या होगा बेटा, वेरी गुड। हाँ भाई, कॉट अल्फा बाय 3 का पीरियड मेरा बेटा, टेंजन और कॉट का पीरियड क्या होता है, टेंजन और कॉट का पीरियड होता है सिंपल तरीके से पाई। क्या आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, कभी भी आपका जो भी एंगल हो उस एंगल के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे जाके डिवाइड करवा दो, डिवाइड हो रही है दूसरे जाके मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके पाई से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से कॉट अल्फा बाय 3 का पीरियड क्या होता है, इट इज ऑलवेज 3 पाई, इट इज ऑलवेज 3 पाई। क्लियर है मेरा बच्चा, कोई मसले की बात, कोई मसले की बात, कोई परेशानी। अच्छा भाई, एक इंपॉर्टेंट बात के ऊपर चलते हैं और फाइनली भी ट्रिगोनोमेट्री के टॉपिक को हम एंड कर सकेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एफ एक्स। हाँ मेरा बेटा टेंशन नहीं लो, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। हमारे पास एक चीज आती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस का सी प्लस का डी। आपके पास मैथ्स के अंदर ये जो फॉर्मूला आपके सामने मैंने तहरीर करा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को फेज शिफ्टिंग फॉर्मूला भी कहते हैं, इस फॉर्मूले को एम्पलीट्यूड पीरियड प्लस फेज शिफ्टिंग फॉर्मूला भी कहते हैं, या इस फॉर्मूले को ग्राफ की जान भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। ये फॉर्मूला डिफाइन क्या कर रहा है, आइए इस बात को समझ लेते हैं। अभी तक की जो हमने 3 बातें पढ़ी है, पहली बात क्या पढ़ी हम लोगों ने, हमने अभी पढ़ लिया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि हमारे पास सिंपल तरीके से पीरियड क्या होता है, हमने 2 बातें पढ़ ली है। फेज शिफ्टिंग क्या होती है उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। मेरा बेटा आपके पास जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले के अंदर देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए। मैंने आपको ये बात अभी बताई कि आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, यहां पे मैंने साइन लिखा है, मैं कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी मल्टीपल वैल्यू होती है प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर, न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो ए आ रहा है वो क्या आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है। यानी कि ये ए जो है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसको कैपिटल ए कह लो, स्मॉल ए कह लो, किसी से भी डिनोट करवा लो। क्लियर है। अच्छा सर पीरियड क्या होगा, भाई देखो जो भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा पीरियड उस पर डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले के अंदर मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया वो साइन की रिस्पेक्ट से लिखवाया, तो बेटा साइन का पीरियड क्या होता है, यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भैया ये क्या होता है, आपके पास 2 पाई होता है। मगर चूंकि इस फॉर्मूले के अंदर एंगल है कोई ना कोई बी, इस फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, बी एक्स प्लस का सी, तो इसमें एंगल क्या है आपका बी। हमने क्या डिस्कस करा था, हमने इस बात को भी डिस्कस करा पीरियड के टॉपिक के अंदर, ये बात मैंने आपको पढ़ाई कि आप हमेशा पीरियड के अंदर आपका जो एंगल होगा मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला, खाली उसी को कंसीडर करोगे। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी मुझसे बार बार ये जुमला पूछना चाह रहे थे, सर एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सर अगर सब्ट्रैक्शन होगी एडिशन क्या होगा, क्या सर उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं बेटा करेंगे, मगर सही वक्त आने पे। तो अब बेटा वक्त आ गया है। भाई देखो आपके पास लेट सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा है साइन
3x प्लस का 4। मैंने आपके सामने फंक्शन लिखा है sin 3x प्लस का 4। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मुझे पीरियड बताओ, क्या बताओ, इसका पीरियड बताओ। देखो आसान सी बात करेंगे, मुश्किल बात नहीं करेंगे। साइन का ओरिजिनल पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। अब तुमने क्या करना है, एंगल देखना है। तुम्हारा एंगल, तुम्हारे एंगल के साथ अगर टर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म में नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड दूसरी तरफ जाके। और अगर तुम्हारे एंगल के साथ वाली चीज डिवाइड की फॉर्म में, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। आप सिर्फ एंगल के साथ वाली वैल्यू को देखते हो पीरियड में, एंगल के साथ वाली। ये प्लस या माइनस में जो वैल्यू होगी उसको कभी नहीं देखती बेटा, क्योंकि पीरियड आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमेशा मल्टीपल या डिवीजन की फॉर्म में देखा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक्स के साथ, एंगल के साथ मेरा कौन सा पीरियड आ रहा है, 3 आ रहा है। ये 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो नीचे के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात क्लियर है? तो सेम गोस फॉर हियर। इस फॉर्मूले के अंदर पीरियड क्या होगा, पीरियड मेरा होगा 2 पाई बाई बी। बी की जो भी वैल्यू मेरा क्या होगा, पीरियड होगा। क्लियर है मेरा बच्चा? ये पीरियड मैंने 2 पाई बाई बी को लिखा है, इसको मैंने यहाँ पे साइड पे डिफाइन कर दिया। जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर होती है? कोई मसला, कोई मसला? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम फेज शिफ्ट की जाने। अब हम किसकी जाने बढ़ रहे हैं, फेज शिफ्ट की जाने। मेरा बेटा फेज शिफ्ट क्या है इस फॉर्मूले के अंदर? देखो फेज शिफ्टिंग बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि हमारा ग्राफ किस साइड के ऊपर गया। हमें पता चलता है कि हमारा ग्राफ ने मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कहां पे करी, हमारा ग्राफ ने किस साइड के ऊपर बेंडिंग अख्तियार करी, हमारा ग्राफ किस साइड के ऊपर शिफ्ट होगा। तो फेज शिफ्टिंग क्या होती है कि जो भी आपके पास प्लस के बाद या माइनस के बाद वाली वैल्यू होती है वो लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मूले रिस्पेक्ट से सी डिवाइडेड बाई बी इज आर फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइडेड बाई बी। व्हाट इज द सी? सी इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फंक्शन, ये सेकंड पार्ट ऑफ एन एंगल। कि भाई ये पूरा का पूरा अगर मेरा एंगल है तो इस एंगल के अलावा वाला जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इस एंगल के अलावा वाली जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो उसको सी कहते हैं, और बी क्या होगा, एंगल के साथ वाली। तो ये फेज शिफ्ट बन जाता है। अच्छा अगर तो ये पॉजिटिव के जानिब होगी, अगर ये वैल्यू किस जानिब होगी, पॉजिटिव की, तो हम कहते हैं राइट शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, राइट शिफ्ट हुआ है हमारा, यानी कि ग्राफ राइट साइड के ऊपर स्ट्रेच कर गया है। अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव की आ जाती है, इसका मतलब क्या होगा, मेरा फेज शिफ्ट लेफ्ट साइड का हुआ है। बेटा मैं एक बार ये सारी बातें दोबारा रिपीट कर दूंगा तो मसले की बात नहीं है। क्लियर? अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर वर्टिकल शिफ्ट अगर हमें देखनी हो, हमें अगर वाई एक्सिस के ऊपर शिफ्ट देखनी हो तो वो कैसे देखी जाती है? आप डी की वैल्यू से उसका अंदाजा लगाते हो। ये जो डी की वैल्यू होती है उससे आप अंदाजा लगाते हो कि आपका वर्टिकल शिफ्टिंग कहां पे हुई है। अब दोबारा से मेरी मंजन कहानी सुनो, क्या कही मैंने क्या कहा, मैंने अभी तक आपको एक फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं। ये फॉर्मूला फेज शिफ्टिंग, वर्टिकल शिफ्टिंग, पीरियड, एम्पलीट्यूड सबको कंबाइन करके बनाया जाता है। इस फॉर्मूले को समझाने से पहले आओ इस एग्जांपल को दोबारा देख लो, अगर किसी को मसला हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाए cos 4x प्लस का 6। मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, मुझसे कहा जाता है कि भाई बताओ इस cos 4x प्लस के 6 के अंदर मेरा पीरियड क्या होगा। भाई मैंने आपको पीरियड के टॉपिक में क्या बात पढ़ाई, मैंने आपको पीरियड के टॉपिक में यही बात तो डिस्कस करी या पढ़ाई कि मेरा बेटा कॉस का ओरिजिनल पीरियड क्या होता है, 2 पाई। ओरिजिनल पीरियड के 2 पाई। आप हमेशा एंगल के साथ वाली टर्म को सिर्फ देखोगे, एंगल के साथ जिसका कनेक्शन है न्यूमेरिक वैल्यू का, खाली वही आपकी पीरियड में जाती है। क्लियर है मेरा बेटा? आप एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस वैल्यू को नहीं देखते, नहीं देखी जाती वो वैल्यू। वो +6 क्या कर रही है, आगे जाके क्या करेगी, वो आपका कंसर्न नहीं है। पीरियड जो होता है वो खाली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डिपेंड करता है। क्लियर है? अब देखो अगर मुझे cos 4x प्लस 6 का पीरियड निकालना है तो cos का ओरिजिनल पीरियड क्या है, 2 पाई। सिंपल तरीके से 2 पाई को ये 4 जो है इस x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, x डिवाइडेड बाय या पाई डिवाइडेड बाय 2। क्या बन जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 2। ये पाई डिवाइडेड बाय 2 क्या है, मेरे इस पर्टिकुलर पूरे फंक्शन का पीरियड आ रहा है। क्या कहा, पूरा पीरियड आ रहा है। सर एक बात बताएं, अच्छा ये 6 का क्या होगा? मेरा बच्चा 6 को आपने नहीं देखना, पीरियड में वो यूज नहीं होता। मैंने पीरियड आपको यही बात तो पढ़ाई कि पीरियड होता क्या है, एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपके फंक्शन का रिपीट होना, उसके अंदर खाली आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को देखते हो, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन को नहीं देखते। ये इसके फॉर्मूले में शामिल है बात कि आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस एंगल्स को नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ मल्टीपल डिवीजन बेस एंगल्स को देख रहे होते हो। यानी कि एंगल के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी
दूसरी जाकर डिवाइड हो जाएगी, जो डिवाइड हो रही है मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि जो भी वैल्यू एंगल के साथ कनेक्शन रखती होगी खाली आप उसको लोगे। अब मैंने बहुत डिटेल में बात क्लियर कर दी। अब आ जाओ वापस फॉर्मुले के ऊपर। फॉर्मुला क्या है, ए साइन बी एक्स प्लस का सी प्लस का डी। इस फॉर्मुले के अंदर देखो मैंने दूसरी बात आपको क्या पढ़ाई थी, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का टॉपिक मैंने आपको यही तो पढ़ाया कि भाई एम्पलीट्यूड क्या चीज है। एम्पलीट्यूड आपके पास सिंपल तरीके से आपके पास वो पर्टिकुलर अमाउंट है, वो पर्टिकुलर अमाउंट है जो इस बात को डिफाइन करेगा कि आपका वाई एक्सिस के ऊपर फंक्शन कितना स्ट्रेच हुआ है। और एम्पलीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं, आपका जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, आपका जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो उसके साथ, उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। पहली चीज। पीरियड क्या होता है, मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि पीरियड क्या होता है सिंपल तरीके से। इस केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई बी, ये मेरा एंगल है, नीचे डिवीजन में चला जाएगा। भाई साइन का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, 2 पाई, और ये जो बी एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है ऑब्वियसली 2 पाई पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं फेज शिफ्ट के ऊपर। फेज शिफ्ट या वर्टिकल शिफ्ट मेरी वो टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर मुझे पता चलता है कि यार मेरा ग्राफ बना तो है, मैंने एम्पलीट्यूड भी पढ़ लिया, मैंने पीरियड भी पढ़ लिया। भाई तुम लोगों ने फिजिक्स के अंदर ग्राफ बनाए होंगे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ, फिजिक्स में ग्राफ बनाए हैं ना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर या केमिस्ट्री के अंदर ग्राफ बनाए होंगे आपने। क्या उस ग्राफ्स के अंदर क्या बनाते हो, उस ग्राफ के अंदर जो वैल्यूज आप अरेंज करते हो, इसी बात को तो अरेंज करते हो। लेट सपोज मैं आपके सामने फंक्शन का ग्राफ बना दूं, हम मैथ्स को पढ़ रहे तो मैथ्स के रिस्पेक्ट से बात कर लेते हैं। भाई ये जो ग्राफ आ गया, फॉर एग्जांपल ये साइन थीटा का ग्राफ है। लेट सपोज साइन थीटा का वैसे ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है। कॉस थीटा का ग्राफ अगर मैं बना दूं, लेट सपोज ऐसे करके बना देता हूं मैं भी एक रैंडम आपको ग्राफ शो कर रहा हूं। ये जो ग्राफ होते हैं, कभी आपने इनमें सोचा ये ग्राफ शो क्या कर रहे होते हैं, ये जो इस तरह के पर्टिकुलर ग्राफ होते हैं ये तो ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके ग्राफ्स हैं। ये इस तरह का ग्राफ हो गया, या इस तरह का ग्राफ हो गया, या इस तरह का ग्राफ हो गया। ये टेंजेंट थीटा का ग्राफ वैसे इस तरह का कुछ होता है। ये स्टैंडर्ड के ग्राफ होते हैं, स्टैंडर्ड के। भाई अगर मैं अपना फंक्शन थोड़ा टेढ़ा ले रहा हूं, मैं अपना फंक्शन थोड़ा सा एडवांस ले रहा हूं, भाई देखो मुझे पता है 100 रुपए होते हैं, मगर अगर मैं 150 रुपए ले रहा हूं तो वो राउंड ऑफ अमाउंट तो नहीं है ना, 100 रुपए तो नहीं है, वो तो मैंने उसमें कोई 50 रुपए ऐड किए हुए हैं। सेम गोज फॉर साइन थीटा, कि भाई मुझे पता है कि मेरा स्टैंडर्ड एंगल क्या है, साइन थीटा, मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, साइन थीटा। अब अगर मैं इसके साथ कोई फनकारी कर दूं, इसको ऐसे करके लिख दूं साइन 3 थीटा, तो भाई जाहिर सी बात है ये दोनों के ग्राफ में जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा। साइन थीटा का ग्राफ बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला ग्राफ होगा, साइन 3 थीटा का जो ग्राफ होगा हो सकता है वो कुछ आगे पीछे करके बने। क्यों, क्योंकि भाई मैंने उसके अंदर एंगल के साथ एक वेरिएबल भी तो लगा दिया, एंगल के साथ एक फंक्शन भी तो लगा दिया, तो जाहिर सी बात है ग्राफ में शिफ्टिंग आ जाएगी। तो भाई जो एम्पलीट्यूड और पीरियड होता है वो इसी बात को डिफाइन करता है कि पीरियड आपको बताता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ कितना स्ट्रेच हो रहा है, एम्पलीट्यूड आपको बताता है कि आपका ग्राफ वाई एक्सिस पे कितना स्ट्रेच हो रहा है। ये दो काम तो होते हैं पीरियड और एम्पलीट्यूड के। अब हमारे पास ये बात आती है फेज शिफ्ट क्या, वर्टिकल शिफ्ट क्या है। अब जब मैंने ग्राफ बना दिया लेट सपोज साइन 3 थीटा का, फॉर एग्जांपल मेरे पास साइन थीटा का लेट सपोज ग्राफ ऐसे है, स्टैंडर्ड ग्राफ साइन थीटा का लेट सपोज ऐसे है। साइन 3 थीटा का ग्राफ जाहिर सी बात है ऐसा नहीं बनेगा, इससे मुख्तलिफ बनेगा। क्यों मुख्तलिफ बनेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है भाई, यहाँ पे 3 भी तो लगाया तुमने, तो जाहिर सी बात है ग्राफ में चेंजेस आएंगी। जब चेंजेस आएंगी तो लेट सपोज वो ऐसे करके बन गया, ऐसे करके। अब मुझे ये चेक करना है कि भैया ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे ज्यादा फैला हुआ है या वाई एक्सिस पे ज्यादा फैला हुआ है, और अगर एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे फैला हुआ है या नेगेटिव साइड पे फैला हुआ है, और अगर वाई एक्सिस पे फैला हुआ है तो वाई एक्सिस पे कितना फैला हुआ है, या वाई एक्सिस के ऊपर ज्यादा ये पॉजिटिव वाई के ऊपर नेगेटिव वाई के ऊपर है। तो ये दो बातें मुझे बताती हैं फेज शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट के जरिए। फेज शिफ्ट जो होता है ये डिफाइन करता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर मेरा ग्राफ कहां फैला हुआ है। फेज शिफ्ट हमें ये बताता है फाइंड करने पे कि अगर मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है तो वो राइट डायरेक्शन के ऊपर फैला हुआ है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर फैला हुआ है, या नेगेटिव एक्सिस पे फैला हुआ है। फॉर एग्जांपल जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया मुझे साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, तो ये कहलाएगा क्या, राइट फेज शिफ्ट। और अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए और मेरा ग्राफ इस तरह से बन जाए, इस तरह से ग्राफ हो जाए, तो ज्यादा ये कहां फैला हुआ है, नेगेटिव के एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या कहलाएगा आपके पास, ये कहलाएगा नेगेटिव का लेफ्ट फेज शिफ्ट। अगर दोनों तरफ फैला हुआ होगा तो उसको सिंपल आप कह दोगे सिंपल फेज शिफ्ट है, या फेज शिफ्ट नॉर्मल होगा आपका। क्लियर है मेरा बेटा, बट नॉर्मल फेज शिफ्ट आपके पास एक सिंपल स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर ही मिलता है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर मैं स्टैंडर्ड फंक्शन लूंगा तो उसका फेज शिफ्ट सिंपल होगा, कॉमन होगा, और सिंपल फेज शिफ्ट कोई आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि सिंपल फेज शिफ्ट जो होगा जाहिर सी बात है जो स्टैंडर्ड एंगल होगा, स्टैंडर्ड फंक्शन होगा, उसी का फेज शिफ्ट हर तरफ फैला हुआ होगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग, इट्स अ क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि जो साइन थीटा का ओरिजिनल ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो दोनों तरफ ऊपर नीचे हर जगह इक्वली फैला हुआ होता है। तो उसके अंदर मैं क्या डिफाइन करूंगा,
50-50% हो तो इक्वल ही है, तो उसको हमें डिफाइन नहीं करना। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्वियसली हमारे पास एडवांस लेवल ऑफ फंक्शन आएगा जिसका मुझसे फेज शिफ्ट पूछा जा सकता है। क्लियर है मेरा बेटा? अब देखो मुझसे कोई बंदा कहता है बताओ वर्टिकल शिफ्ट क्या है। वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है भाई? अब जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर डिफाइन करने के लिए फेज शिफ्ट है ना, तो वर्टिकल शिफ्ट इस बात को डिफाइन करता है, अगर मेरा ये ग्राफ ऐसे करके है तो ये ग्राफ मुझे बताएगा वर्टिकल शिफ्ट के ऊपर कि भाई ये मेरा ग्राफ वर्टिकली कितना स्ट्रेच है, और अगर है तो मुझे ये बताएगा ये पॉजिटिव वाई पे ज्यादा है नेगेटिव वाई पे ज्यादा है। तो इन चारों फंक्शन का काम ये होता है। अब मैंने बहुत डिटेल में आपको बात बता दी, जस्ट लेट मी नो ये बात क्लियर होती है नहीं होती है। जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है नहीं होता। आप में से किसी बच्चे के अगर जहन में ये बात आ रही है सर ये फेज शिफ्ट या वर्टिकल शिफ्ट का फायदा क्या होगा, सर ये हमारे सामने ग्राफ नहीं होगा क्या? बिल्कुल बेटा, आपके सामने पेपर में मासूम सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, आपको बताना होगा उसका फेज शिफ्ट निकाल दी। यानी कि क्वेश्चन आपके सामने ग्राफ नहीं बना होगा बेटा, ये तो एग्जांपल समझाने के लिए ग्राफ बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने फेज शिफ्ट है, मैंने दो ग्राफ बना दिए, एक इस तरीके से एक इस तरीके से ग्राफ बना दिया। ये जो फेज शिफ्ट है, आप सिंपल तरीके से आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा आप उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपको वैल्यू बताएगी। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ग्राफ है वो राइट हैंड साइड पे बना हुआ है। किस साइड पे बना हुआ है? राइट हैंड साइड के ऊपर बना हुआ है। और अगर लेफ्ट आती है, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आती है देन ऑब्वियसली इट विल बी डिफाइंड कि आपका नेगेटिव में आती है, तो ये आपको डिफाइन करेगा कि आपका जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है। वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है भाई? वर्टिकल शिफ्ट ये होता है, आपको बताता है कि आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अंदर पॉजिटिव वाई के ऊपर है या नेगेटिव वाई के ऊपर है। अब क्लियर है मेरा बेटा सबको ये बातें? तमाम बच्चों को ये बात क्लियर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स क्लियर है? तो फिर हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा। क्लियर? वही, एक हमारे पास क्वेश्चन आया था मासूम सा नस साइड के ऊपर। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 3 - 2। मेरे पास एक क्वेश्चन आया नस के पास पेपर के अंदर, हमें दिखता है क्या क्वेश्चन है? y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 3 - 2। क्वेश्चन में तो मांगा शायद फेज शिफ्ट था, बट मैं आपसे तीनों चीजें निकलवाना चाहता हूं। आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आया पेपर के अंदर कि भाई आपको एक फंक्शन गिवन है ट्रिगोनोमेट्री, आपसे कहता है कि तीनों चीजें निकाल कर दिखा दो। मैं आपसे तीनों चीजें निकलवाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इस क्वेश्चन में से एम्पलीट्यूड क्या आएगा, तो भाई मेरे ख्याल में एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरा बेटा? एम्पलीट्यूड आपके पास आपके जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो आपका एम्पलीट्यूड होती है। तो भाई हमारे पास क्या होती है? mod 3, यानी कि सिंपल तरीके से +3 मेरा क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। वेरी गुड, तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देते हैं ना मुझे। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ पीरियड क्या होगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पीरियड क्या होगा आपका, तो भाई पीरियड कैसे निकालोगे? हमने क्या डिस्कस करा? पीरियड क्या होता है मेरा बेटा? पीरियड भाई क्या होगा? भाई मेरे पास कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है? 2 पाई, और एंगल के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी डिवाइड में चली जाएगी, और डिवाइड वाली टर्म मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो इस एंगल के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है? 1। इस एंगल में कुछ भी लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है? 1। तो पीरियड क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से मेरा 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 2 पाई हो जाएगा। अब चलते हैं फेज शिफ्ट की जानिब। अब मुझसे कहा जाता है कि भाई बताओ इस क्वेश्चन का फेज शिफ्ट क्या होगा। मुझसे क्या कहा जाता है? बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फेज शिफ्ट क्या होगा। हाँ भाई, फेज शिफ्ट कैसे निकालेंगे? जल्दी से कौन मुझे बताएगा? फेज शिफ्ट का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस करा? फेज शिफ्ट क्या होता है? C डिवाइडेड बाई बी। क्या होता है मेरा बच्चा? C डिवाइडेड बाई बी। सिंपल सी बात है। C डिवाइडेड बाई बी का मतलब क्या है? भाई देखो C आपकी कौन सी वैल्यू है? C आपकी ये वाली वैल्यू है। C कौन सी वैल्यू बेटा आपकी? हमने क्या डिस्कस करा था? मेरे जो भी एंगल के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर वैल्यू गिवन होगी वो मेरा C होता है। मेरे एंगल के साथ जो भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव में गिवन होगी मेरा C होता है। तो फेज शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल तरीके से C डिवाइडेड बाई डी। तो फेज शिफ्ट के साथ क्या आंसर होता है? फेज शिफ्ट का हमारी क्या फॉर्मूला है? C डिवाइडेड बाई डी। तो मेरा बेटा और से बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सॉरी, C डिवाइडेड बाई बी, आई एम सो सॉरी, C डिवाइडेड बाई बी, आई एम सो सॉरी, C डिवाइडेड बाई बी। फेज शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? C डिवाइडेड बाई बी। आपके पास C की वैल्यू क्या गिवन है? आपके पास C की वैल्यू गिवन है 3। आपके पास क्वेश्चन में B की वैल्यू क्या गिवन है? आपके पास B की वैल्यू इस क्वेश्चन में मासूम सी क्या गिवन है बेटा? सिंपल तरीके से 1 गिवन है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा +3। +3 का मतलब क्या है?
प्लस के 3 का मतलब ये कि आपका फेज शिफ्ट कहां पे है, राइट पे है, यानी कि आपका कौन सा है, राइट शिफ्ट है। आपका क्वेश्चन कहां पे शिफ्ट हुआ हुआ है, राइट शिफ्ट हुआ हुआ है। आपने सिंपल तरीके से एमसीक्यूज में आपके पास राइट होगा, लेफ्ट होगा, डाउन होगा, अप होगा, आप किस पे टिक कर दोगे, राइट शिफ्ट के ऊपर। या अगर आपसे फेज शिफ्ट की वैल्यू पूछ लेगा तो क्या वैल्यू होगी, +3 होगी। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वर्टिकल शिफ्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका वर्टिकल शिफ्ट क्या होगा, तो बेटा वर्टिकल शिफ्ट निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया कि वर्टिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल तरीके से डी। तो बेटा डी क्या है यहाँ पे, डी क्या होता है भाई, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक पूरे फंक्शन के अलावा वाली कांस्टेंट टर्म गिवन होती है वो डी होती है। पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अलावा वाली कांस्टेंट टर्म क्या होती है, डी होती है। इस केस में क्या आ रही है, नेगेटिव का डी। इस केस में क्या आ रही है, नेगेटिव का 2। क्या आ रही है मेरा बेटा, नेगेटिव का 2। -2 का मतलब क्या है, डाउनवर्ड शिफ्ट है। -2 का मतलब क्या है, डाउनवर्ड शिफ्ट है। -2 का मतलब क्या है मेरा बचंदा, डाउनवर्ड शिफ्ट है। तो बेटा ये जो हमने एमसीक्यूज करे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। बताओ भाई, क्या पल्ले पड़ा, क्वेश्चन क्लियर होता है तमाम लोगों को, कोई मसला? एक क्वेश्चन जिसका मैं जवाब दे देता हूं बेटा, बिल्कुल फेज शिफ्ट को हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ही कहते हैं, तो आपने हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एम्पलीट्यूड, एक क्वेश्चन पेपर में आया नस साइड के ऊपर, क्या क्वेश्चन था, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू √3 cos x, एफ एक्स इज इक्वल टू √3 cos x प्लस का sin x, एफ एक्स इज इक्वल टू √3 cos x प्लस का sin x, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द एम्पलीट्यूड। एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं तमाम स्टूडेंट से इसका आंसर चाहता हूं। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू √3 cos x प्लस का sin x, बताओ इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। मुझे डायरेक्टली आंसर मत दीजिए काइंडली, पहले क्वेश्चन को समझिए एंड देन मुझे इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। अच्छा तो बेटा, अब हम लोग एक नस्ट के पास पेपर के क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बेतहाशा कॉन्सेप्चुअल भी है और बड़े मजे का भी है। आपको क्वेश्चन किया जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू √3 cos x प्लस का sin x, और आपसे कहा जाता है कि इसका एम्पलीट्यूड निकाल के बताओ। और आपसे कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या निकालो, एम्पलीट्यूड। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है √3 cos x, आगे कहा जा रहा है प्लस का sin x, एंड देन आपसे क्या कहा जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड मांगा हुआ है। बेटा एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में दो बातें कही हुई है। पहली बात तो ये कही हुई है कि भाई इस क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड निकालो या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालो। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई आप इस क्वेश्चन को एज्यूम कर लो कि यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि बेटा अभी तक जो हम लोगों ने एम्पलीट्यूड निकालने के क्वेश्चन पढ़े थे, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हम लोगों ने इस बात को देखा कि अगर मेरे पास एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है। और वो हमने क्या सीखा कि भाई सिंगल आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसके साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई होगी वो मेरा सिंपल एम्पलीट्यूड का आंसर होता है। वाइल यहां पे आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है और इसका एम्पलीट्यूड मांगा हुआ है। कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीके से। क्या वो आसान तरीका होगा कि हम सिंपल तरीके से वी विल एज्यूम दिस थिंग कि यार अगर मुझे इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि मैं एज्यूम कर लेता हूं कि भाई चूंकि दोनों के दोनों फंक्शन के अंदर जो एंगल आ रहा है वो एंगल सिमिलर आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड होगा √3, नहीं सर √3 प्लस का 1 होगा, नहीं सर √3 होगा, नहीं सर 1 होगा। अल्लाह के बंदे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको एक कंबाइन एक्सप्रेशन गिवन है और उसका एम्पलीट्यूड मांगा हुआ है, यानी कि कंबाइन स्टेट का एम्पलीट्यूड मांगा हुआ है। क्लियर है मेरा बेटा, तो कोई फनकारी नहीं करनी, क्वेश्चन को तरीके से देखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे क्वेश्चन को देख के एक चीज तो क्लियर होती है कि दोनों के दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो मुझे गिवन है दोनों के एंगल सेम है। तो ये इस क्वेश्चन को मैं एक इस तरीके से लिख सकता हूं, a cos x प्लस का b sin y, एंड देन यहां पे रूट के अंदर करके a का स्क्वायर ले लिया जाए और प्लस का b स्क्वायर ले लिया जाए, तो मेरे पास अपना पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ सकती है। यानी कि कभी भी अगर आपको मल्टीपल ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो और आपको उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो, तो आप सिंपल तरीके से इंडिविजुअल इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर लेके
उनको रूट में कर देंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड निकालने का, बट ये एक मुश्किल चीज है, एक रट्टे वाली चीज है। एक बहुत से टीचर्स इस क्वेश्चन को इस पैटर्न पे करवाते हैं, तो मैंने भी आपको करवा दिया कि यार इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरीके से काम कर लो, मगर मैं इसका एक आसान तरीका भी आपको सिखा सकता हूं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मेरा बेटा देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि √3 cos x प्लस के sin x को सॉल्व करना है। क्या कह रहे हैं? √3 cos x प्लस के sin x का एम्पलीट्यूड निकालना है। बेटा इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका बड़े मजे का तरीका कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, उस तरीके को समझ लो। देखो दोनों फंक्शंस के अंदर आपके एंगल सिमिलर आ रहे हैं, सही है ना? फंक्शंस के अंदर एंगल्स क्या आ रहे हैं? सिमिलर। अगर मैं यहां पे एक छोटा सा काम कर दूं, यानी कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 करवा दूं इस पूरे फंक्शन को। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा उसके पीछे एक रीजन होगी, क्योंकि एंगल सिमिलर मुझे दिख रहे हैं, तो अगर मैं क्या करूं, मैं इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 करवा दूं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं और 2 से डिवाइड करवा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 का 2 एक बाहर, और अंदर क्या आ जाएगा? सिंपल √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स। सर ये क्या काम किया आपने? बेटा अभी सिंपल सी क्वेश्चन को समझिए मैंने क्या किया। मैंने क्वेश्चन की जो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन उसको एज इट इज एक बार लिखा और फिर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 करवा दिया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने की रीजन क्या है कि अगर मैं हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन को मैं देखूं, मैं यहाँ पे एंगल देख रहा हूं, एंगल दोनों में क्या आ रहा है? सिमिलर आ रहा है, यानी कि एक एंगल जो एक्स गिवन है वो साइन में भी गिवन है, कॉस में भी गिवन है। अब यहाँ पे √3 गिवन है और साइन के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है फन? अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करवाया क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा बेटा √3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? √3 डिवाइडेड बाय 2। आप अगर गौर करिएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? √3 डिवाइड बाय 2। कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है भाई? कॉस 60 की वैल्यू सिंपल तरीके से गौर से सोचिएगा, आपके पास कॉस इनवर्स हाफ के ऊपर क्या मिल रहा होगा बेटा? 60 डिग्री का एंगल मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ भाई, कॉस इनवर्स हाफ के ऊपर क्या मिलेगा? 60 डिग्री एंगल मिलेगा ना, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू क्या आ रही होगी? सिंपल सी, हाँ भाई क्या आएगी? सिंपल तरीके, कॉस 60 की वैल्यू क्या हो रही? हाफ होगी, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी? हाफ होगी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या बन जाएगा? √3 डिवाइडेड बाय 2 और 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाय 2 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? सिंपल तरीके से √3 डिवाइडेड बाय 2 की जगह पे मैं साइन 60 पुट करवा सकता हूं। ये आगे कॉस एक्स का कॉस एक्स एज इट इज प्लस का साइन एज इट इज। बेटा इस 1/2 की जगह पे मैं क्या पुट करवा सकता हूं? क्या मैं cos 60 रख सकता हूं? आप बोलेंगे सर कैसे? मेरा बेटा गौर से बात सुनिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा कि भाई देखिए आपके पास सिंपल तरीके से, आपके पास सिंपल तरीके से भाई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 डिवाइडेड बाय 2 होती है ना, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है। तो अगर कहीं पे √3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, क्या मैं उसकी जगह पे साइन 60 रख सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल रख सकते हो। अगर आपके 1 डिवाइड बाय 2 कहीं पे आ रहा हो, क्या मैं उसकी जगह पे cos 60 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। मेरा बेटा अभी क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज ना हो, पहले समझे मैं कर क्या रहा हूं। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये बन गया साइन 60 cos x प्लस cos 60 sin x। अब ये 2 का 2 बाहर एज इट इज, सही है ना? अब देखो ये क्या बन गया, ये आपके पास सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला बन गया साइन का, साइन a cos b cos a sin b। तो इस फॉर्मूले को क्लोज कैसे करवाएंगे? सिंपल तरीके से, चूंकि वैल्यू रिपीट्स हो रही है तो आपके पास साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, दैट इज साइन 60 प्लस का x। क्या बन गया? साइन 60 प्लस का x। अब यहां से फाइनली आपने इसको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करवा दिया। जब एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करवा दिया तो अब देख लीजिए इसका एम्पलीट्यूड क्या बन गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरा बेटा? आपके पास जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई? सिंपल तरीके से 2 आ गई। तो आप इस तरीके से एम्पलीट्यूड निकालो या इस तरीके से एम्पलीट्यूड निकालो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। मैंने क्या क्वेश्चन करवाया दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन के अंदर ये मेरा मेथड मैंने क्या करवाया भाई, देखो सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन गिवन है √3 cos x प्लस का sin x। हमने सबसे पहले गौर करा कि दोनों के एंगल सेम आ रहे थे, बिल्कुल सेम आ रहे थे, और यहाँ पे √3 गिवन है, यहाँ पे 1 गिवन है। हमने सोचा कि भाई ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा कौन सा एंगल होगा जो दोनों के ऊपर इस नंबर पे आ जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे √3 रखता हूँ और यहाँ पे सिंपल 1 रहने देता हूं, तो किस सेम एंगल के ऊपर मुझे ये आंसर मिल सकेगा। किस सेम एंगल के ऊपर? मेरे जहन में आया कि यार अगर मैं √3 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा,
यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 1/2। तो ये √3/2 मिलता है sin 60 के ऊपर, और cos 60 में मिलता है 1/2। तो मैंने √3/2 यहाँ पे रख दिया, और 1/2 की जगह पे क्या रख दिया, सिंपल तरीके से sin 60, और ये बाहर 2 का 2 एज इट इज। सही, ये 2 आया कैसे था मेरा बेटा, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आए थे। अब सिंपल तरीके से √3/2 की जगह पे क्या पुट करवा देंगे, sin 60, और इस 1/2 की जगह पे क्या पुट करवा देंगे, cos 60। अब क्या काम करा, सिंपल सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला यूज करा, और दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करवा दिया। कन्वर्ट करवाने के बाद फाइनली अपना एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया। ये एक मुश्किल मेथड था, मगर कॉन्सेप्चुअल मेथड था, इसलिए मैंने आपको ये मेथड करवा दिया। यूजुअली टीचर इस तरह के क्वेश्चन को इस मेथड पे सॉल्व करवाते हैं। ये मेथड क्या होता है कि आपने कुछ भी नहीं करा, आपने सिंपल तरीके से देखा, आपके पास मल्टीपल अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं जिनका आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, बेटा एम्पलीट्यूड की एक सिंगल वैल्यू होगी, तो अगर मेरे पास 2, 3 या 4 फंक्शंस आ जाएं और मुझे उनसे अपना एम्पलीट्यूड निकालना है, तो निकालने का आसान तरीन तरीका क्या होगा कि आप सिंपल तरीके से आप अपने पहले वाले फंक्शन को लो, और उसके साथ जो भी एलिमेंट है उसको ए आपने कंसीडर कर लिया, वो आपका इंडिविजुअल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक एम्पलीट्यूड आ गया। दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो आपका एम्पलीट्यूड आ रहा होगा नंबर, उसको हमने अगला एम्पलीट्यूड कह दिया। अगर आगे कोई और फंक्शन होता तो उसको मैं सी कह देता। और फिर एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल तरीके से अंडर रूट लिखोगे, जितने भी इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड आ रहे हैं उन सबका स्क्वायर करवा दो, आपके पास सिंपल तरीके से फाइनल एम्पलीट्यूड का आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये होता है एम्पलीट्यूड फाइंड करने का, ये एक शॉर्ट ट्रिक तरीका होता है कि इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, एक सिंपल सा तरीका है। और दूसरा तरीका कॉन्सेप्चुअल ये वाला होता है कि आपके पास अगर मल्टीपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हो तो आप उनको अरेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के कोई ना कोई फिनोमेना यूज करवा के एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करवा दो। जब वो एक में कन्वर्ट हो जाएगा तो डायरेक्टली उसका एम्पलीट्यूड निकाल लोगे। तो बेटा ये क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का है, ये क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने भी आपको समझाया, काइंडली इस क्वेश्चन को तरीके से सुनिएगा, क्या हमने डिस्कस करा है इसके अंदर, क्या डिस्कस नहीं करा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इस मेथड से निकालो, इससे निकालो, आंसर दोनों सेम आएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो √4 बन गया। √4 की वैल्यू 2 ही होती है, यहां से भी आंसर 2 आएगा, यहां से भी एम्पलीट्यूड का आंसर 2 आएगा। क्लियर है मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बट वो चीजें मुश्किल हो जाएगी, तो आसान तरीकेकार क्या है कि आप इसका एक फॉर्मूला अपने जहन में रख लो कि भाई एम्पलीट्यूड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि सिंपल तरीके से अगर मल्टीपल आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हो, आप उनका सम ले लिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, 4 cos x प्लस का 5 sin x, सिंपल सी बात, क्या करेंगे, 5 sin x, सिंपल तरीके से क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड निकालना है, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा आपके पास, 16 प्लस 25 41, तो √41 आपके पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इन दोनों पर्टिकुलर अमाउंट का होगा। हाँ भाई बताओ, बात क्लियर होती है, बात क्लियर होती है, कोई मसला। अच्छा तो बेटा, अगर आपको ये बात क्लियर होती है तो आइए मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, फेज शिफ्ट फाइंड करनी है। √3 cos x प्लस का sin x इक्वल टू 0। क्या कहा मैंने, अब आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया, उसी तरह का एक क्वेश्चन है, आपसे कहा जाता है कि बताओ इसके अंदर फेज शिफ्ट क्या होगी। मैं फेज शिफ्ट को आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं कि भाई आपके पास अगर प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड चीज ना गिवन हो, तो फेज शिफ्ट आपके पास कैसे आप फाइंड कर सकते हो, एंगुलर फॉर्म में। मैंने क्या कहा, दोबारा इसको समझ लीजिएगा। आपको अगर फेज शिफ्ट फाइंड करने आ जाए किसी क्वेश्चन का, और आपको वो फॉर्मूला बेस ना दिया जाए, यानी कि जिस फॉर्मूले को हमने डिस्कस करा, अगर वो फेज शिफ्ट वाला फॉर्मूले के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको क्वेश्चन ना दिया जाए, और इस तरह का कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की आपसे फेज शिफ्ट मांग ली जाती है, तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फेज शिफ्ट है क्या चीज। फेज शिफ्ट बेसिकली एंगुलर डायमेंशन को रिप्रेजेंट करवा रहा होता है। फेज शिफ्ट क्या होता है कि मेरा जो ग्राफ है वो कहां पे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहा है उसको डिफाइन करता है, यानी कि मेरा हॉरिजॉन्टली ग्राफ कहां स्ट्रेच कर रहा है ये उसको डिफाइन करता है फेज शिफ्ट, यानी कि एंगल की वैल्यू डिफाइन करवाता है फेज शिफ्ट। अगर मेरे पास कभी भी प्रॉपर फॉर्मूले की बेस पे ना आ रहा हो, तो हम इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अपने जहन में एक बात रख सकते हैं। मैंने कोई मुश्किल बात नहीं करी, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है और मैं आपसे चाहता हूं कि बेटा इसको बताओ सॉल्व करके, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली बेटा इक्वल टू 0 है। मैंने आपसे क्या कहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में मांगा हुआ क्या है आपसे, फेज शिफ्ट। जल्दी से कोशिश करिए, सिर्फ कोशिश कर लो बेटा, कोई भी लाइन लकीरें मारो, कोशिश करो, फेज शिफ्ट क्या पढ़ा है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, बस सॉल्व करने की हल्की सी कोशिश करो और फिर देखो क्या बनता है। सर लास्ट दफा रिपीट कर दें क्वेश्चन को।
बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। बेटा ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, नस्ट के पास पेपर से लिया गया एक बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, √3 cos x प्लस का sin x इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा कि बेटा इसका फेज शिफ्ट बताओ क्या होगा। मैंने आपसे दो बातें करी। मैंने कहा कि देखो, मैंने आपको जो फेज शिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, वो मैंने आपको इसके ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे पढ़ाया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है फेज शिफ्ट का, कि भाई सिंपल तरीके से आपको अगर फेज शिफ्ट मालूम करना, आपको आपका ग्राफ कितना हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा है, आपको अगर वो निकालना है, तो आपका फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला में डिस्कस भी करा। क्या फॉर्मूला है मेरा बेटा, ए साइन या कॉस, आगे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से बी एक्स प्लस का सी प्लस का डी। ये सिंपल फॉर्मूला होता है आपके पास ओरिजिनली फेज शिफ्ट का। यहां से आप इजीली फेज शिफ्ट कैलकुलेट करवा सकते हो, ये फॉर्मूला है। बट अगर आपके पास कोई ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दे दी जाए, और फिर आपसे कहा जाए फेज शिफ्ट निकालो, तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि फेज शिफ्ट कुछ भी नहीं है। फेज शिफ्ट खाली आपके एंगल को डिफाइन कर रहा होता है। भाई जो इतनी देर से मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपका फेज शिफ्ट के मायने क्या है, आपका ग्राफ जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है राइट साइड पे, ये कैसे पता चलेगा, एंगल के जरिए पता चलेगा। तो फेज शिफ्ट क्या है, बेसिकली एंगुलर मेजरमेंट है। अगर मुझे इस तरह की ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाए और कहा जाता है कि भैया इसका मुझे क्या निकाल के दिखाओ, फेज शिफ्ट। अब ये मेरे पास कोई फॉर्मूला तो गिवन नहीं है, मेरे पास कोई फॉर्मूला तो यहाँ पे बन नहीं रहा है इस तरह का कि मैं इसका फेज शिफ्ट निकाल लूं। फेज शिफ्ट का सर ने फॉर्मूला पढ़ाया था सी डिवाइडेड बाय बी, सर ने तो पढ़ाया था सी डिवाइडेड बाय बी होता है। यहाँ पे तुम सी या बी कहां से ढूंढते फिरोगे भाई, नहीं ढूंढ सकते। तो इसका क्या तरीकेकार है भाई, एंगल की वैल्यू फाइंड कर लो। एंगल की जो वैल्यू आएगी वो आपका फेज शिफ्ट डिफाइन करवा देगी। कैसे, आओ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहां से एंगल चाहिए, मेरा यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स, मैं उस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूं, क्या करूंगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से √3 cos x को दूसरी तरफ सेंड कर देता हूं। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स इक्वल टू नेगेटिव का √3 cos x। ये कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, साइन से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x इक्वल टू के बाद नेगेटिव का √3 एज इट इज। साइन डिवाइडेड बाय cos किसके बराबर होता है मेरा बेटा, टेंजन x के बराबर होता है। साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है, टेंजन x के बराबर होता है। क्या बन जाएगा, नेगेटिव का √3 एज इट इज। अब देखो, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो टेंजन को दूसरी तरफ सेंड करूंगा। जब टेंजन दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेंजन इनवर्स का √3। क्या बन जाएगा, टेंजन इनवर्स का √3, एंड दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू, x इज इक्वल टू टेंजन इनवर्स √3। और ये बात हम लोग टेंजन के फॉर्मुलास में पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको बेसिक 5 एंगल्स याद करवाए हुए हैं कि भाई √3 टेंजन इनवर्स में क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 60। आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 60। ऐसा ही है, हाँ भाई यही वैल्यू आएगी आपके पास। क्या आ जाएगी x की वैल्यू, सिंपल तरीके से नेगेटिव ऑफ √3, क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 60 आ जाएगी। क्लियर है मेरा बेटा। अब देखो क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। अच्छा, 60 डिग्री होता क्या है भाई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए फॉर गॉड सेक मेरा बेटा। आपके पास सिंपल तरीके से 60 डिग्री क्या है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करवा दो। सिंपल तरीके से क्या करोगे, 180 बाय उससे मल्टीप्लाई करवा दो, क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से π/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव का π/3। तो ये बेसिकली आपका फेज शिफ्ट का एंगल होगा। सर क्या मतलब, कैसे, आओ बेटा अभी समझ लेते हैं, आओ बेटा अभी समझते हैं। x की वैल्यू नेगेटिव 60 का मतलब क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव 60 क्या रिप्रेजेंट करवा रही है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं अपने एंगल को यहां से बनाना स्टार्ट करूं, देन इट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज पे हमेशा मेरे एंगल कैसे बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। क्लॉकवाइज पे कैसे बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं। तो नेगेटिव 60 का मतलब क्या है, नेगेटिव 60 लेट सपोज यहां पे कहीं बन रहा होगा, यानी कि ये वो पर्टिकुलर जगह होगी जहां पे मुझे पता चलेगा कि मेरा एंगल कहां पे स्ट्रेच हुआ हुआ है। यानी कि ये वो पॉइंट होगा कि नेगेटिव का 60 जो मेरा एंगल है, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट मुझे दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो भी ग्राफ होगा, वो ग्राफ कहां पे बन रहा है, वो मेरा ग्राफ राइट हैंड साइड पे बन रहा होगा। नेगेटिव 60 का मतलब क्या है, मेरा ग्राफ कहां पे बन रहा होगा, राइट हैंड साइड के ऊपर बन रहा होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। क्लॉकवाइज के ऊपर आपका नेगेटिव के अंदर एंगल बन रहा हो, तो नेगेटिव 60 का मतलब क्या होगा कि मेरा जो ग्राफ होगा वो कहां बन रहा होगा, नेगेटिव 60 के ऊपर। या फिर अगर इसको ऐसे समझ लो कि अगर आप इसको 180 में से 60 को माइनस करवा दो, क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपके पास अगेन इधर ही कहीं पे आपका आ रहा होगा। बट उस फॉर्मूले को, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए, आसान बात को समझ लीजिए। क्या कहा, दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा से पूरे कॉन्सेप्ट को रिपीट करवा देता हूं। बेटा मैंने आपसे सिंपल सी बात करी, अगर फेज शिफ्ट का क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्मूले के ऊपर ना आए, एक ट्रिगोनोमेट्रिक की इक्वेशन आ जाए और उसके ऊपर सॉल्व करने को आ जाए,
कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही आसान टेक्निक है भाई। फेज शिफ्ट कुछ भी नहीं है, अगर तुमने एंगल की वैल्यू भी फाइंड कर ली ना तो वो तुम्हारा फेज शिफ्ट निकाल के तुम्हें हलवा बना के दे देगा। अगर तुमने अपना एंगल भी फाइंड कर लिया, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन कभी गिवन होगी तो आप सिंपल एंगल निकाल लो। एंगल मैंने कैसे निकाला? मैंने बेसिक मैथ्स करी। ये वाली तमाम चीजें पिछले 7 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सही है ना? मेरे पास एक्स की वैल्यू के आगे नेगेटिव का पाई बाय 3। नेगेटिव के पाई बाय 3 का मतलब क्या? नेगेटिव का 60 डिग्री। नेगेटिव का 60 डिग्री कैसे फॉर्म होगा कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है, मुझे बात मालूम है कि क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर मेरा नेगेटिव में वैल्यू देता है, तो भाई अगर मैं यहां से अपना एंगल बनाना स्टार्ट करूं, लेट सपोज 60 डिग्री मेरा यहां पे आता है, यानी कि ये वाली जो मेरी अमाउंट है ये मेरा ग्राफ बन रहा है। यहां पे मेरा क्या आ रहा है? नेगेटिव का 60 आ रहा है, नेगेटिव का पाई बाय 3 आ रहा है। तो मेरा फेज शिफ्ट किस साइड का है? राइट हैंड साइड का है। तो सिंपल, अगर तुम्हें कभी एंगल भी पता होगा तो तुम अपना फेज शिफ्ट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा? क्लियर है मेरा बेटा? अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई मसला? कोई मसला? कोई मसला? सर अगर ग्राफ्स देखकर क्वेश्चन आ जाए वो समझा दीजिए मेरा बेटा। अगर मैंने भी समझाना होता बेटा मैं पहले समझा देता, क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर वो चीज मुझे होगी तो मैं इजीली आपको क्लियर कर सकता हूँ। क्लियर है मेरा बेटा? अभी मैंने वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब कोई रीजन है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? वेरी गुड। हाँ भाई, और बताओ, कोई मसला? कोई मसला? अच्छा भाई, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको? मैंने आपके सामने कहा, बस बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन से क्लास को ऑफ कर देंगे। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे कहता हूं साइन एक्स प्लस का टेंजन एक्स बराबर है किसके? पाई के। सॉरी, मैंने आपसे कहा कि साइन एक्स प्लस टेंजन एक्स मौजूद है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर साइन एक्स प्लस का टेंजन एक्स हो रहा है तो बताइए इसका पीरियड क्या होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन एक्स प्लस का टेंजन एक्स है तो बताइए इसका पीरियड क्या होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। बताओ भाई, अगर मैं आपके सामने लिख दूं साइन एक्स प्लस का टेंजन एक्स तो बताओ इसका पीरियड क्या है? देखो, पीरियड का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा? साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। टेंजन एक्स का पीरियड क्या होता है? पाई। पीरियड बेसिकली वो पर्टिकुलर अमाउंट है जिसके बाद मेरा फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट होता है। ऐसा ही है बिल्कुल। अगर मुझे एक ऐसा फंक्शन गिवन है, अगर मुझे एक ऐसा फंक्शन गिवन है जिसमें साइन भी आ रहा है, जिसमें टेंजन भी आ रहा है, अब इन दोनों के इंडिविजुअल रिस्पेक्ट से बात को मत सोचना, अब इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से बात को सोचो। पीरियड होता क्या है? पीरियड ऐसी अमाउंट होती है जो कि रिपीट होती है। मेरी बात को और से सुनना, बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं, आज के लेक्चर की लास्ट बात। पीरियड होता क्या है? एक ऐसी पर्टिकुलर अमाउंट जिसके बाद आपका फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, आपको एक ऐसे फंक्शन का पीरियड निकालना है, आपको इस फंक्शन का, ये जो भी फंक्शन है, आपको इसका पीरियड निकालना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको पीरियड किसका निकालना है? इसका पीरियड निकालना है। अब ये फंक्शन क्या है? साइन एक्स प्लस का टेंजन एक्स। देखो, साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। टेंजन का पीरियड क्या होता है? पाई। यानी कि साइन के अंदर जो अमाउंट रिपीट होना स्टार्ट होती है वो 2 पाई के बाद होती है, टेंजन में जो होना स्टार्ट होती है वो पाई के बाद होती है। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं जिसके अंदर ये दो इंडिविजुअल फंक्शन आ रहे हैं, तो बेटा इस फंक्शन के अंदर रिपीटिशन कब होगी? गौर से मेरी बात सोचो, मैंने आंसर दे दिया है तुम्हें बातों बातों में। ये जो तुम्हारे पास ये वाला फंक्शन है, तुम्हें इसका पीरियड निकालना है। इंडिविजुअल फंक्शंस को भूल जाओ। एक बात सोचो कि भाई तुम्हें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। पीरियड होता है क्या? रिपीटेड अमाउंट। पीरियड होता है क्या? रिपीटेड अमाउंट। तो भाई अगर इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, इस फंक्शन का पीरियड पाई है, तो मुझे बताओ क्या इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? 2 पाई और पाई में कॉमन क्या पार्ट होगा? भाई पाई होगा ना। 2 पाई और पाई में कॉमन पार्ट क्या होगा? इस पूरे फंक्शन में क्या चीज, किस फंक्शन के बाद रिपीटेशन होगी? भाई देखो, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक होगी? साइन की 2 पाई, टेंजन की क्या होगी? पाई। तो रिपीटेड अमाउंट क्या होगी? पाई होगी ना। पाई के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मैक्सिमम रिपीटेशन बेशक 2 पाई के बाद हो, मगर रिपीटेशन तो पाई के बाद स्टार्ट हो जाएगी ना, क्योंकि भाई टेंजन की रिपीटेशन पाई के बाद है, साइन एक्स की 2 पाई के बाद है। तो कॉमन फिगर क्या है दोनों के अंदर? पाई है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में एग्जिस्ट कर चुका है और आ चुका है कि इस तरह की बात कर दी जाए। दोबारा सुन लो क्या कॉन्सेप्ट है। आपसे क्वेश्चन दिया जाता है साइन एक्स प्लस का टेंजन एक्स, कहा जाता है कि भाई बताओ इसका पीरियड क्या होगा। भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपको एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है, कहा जाता है कि भाई बताओ साइन एक्स प्लस टेंजन एक्स का पीरियड क्या होगा। देखो, साइन का अपना पीरियड क्या होता है? 2 पाई। टेंजन एक्स का अपना पीरियड क्या होता है? पाई। भाई इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट पाई है ना, दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है इस फंक्शन का जो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी वो कॉमन पॉइंट के बाद स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट इज सिंपल पाई। 3 पाई क्यों कह रहे थे खुदारा? 3 पाई कहां से लेकर आ रहे हो?
क्लियर है मेरा बेटा? रिपीटिशन दोनों के अंदर से स्टार्ट होगी ना भाई, फंक्शन के अंदर साइन भी मौजूद है, टेंजन भी मौजूद है। अगर मैं 3 पाई ले जाऊंगा तो बेटा साइन की रिपीटेशन भी नहीं होगी, टेंजन की रिपीटेशन नहीं होगी। 3 पाई का मतलब जानते हो क्या है? 3 इंटू 180, मतलब जानते हो उसका जो आंसर मुझे जब से बता रहे हो। पहले सोचो तो सही, क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन तुमसे कह रहा है साइन और टेंजन से मिलकर जो फंक्शन बन रहा हो उसके रिपीटेशन, उसका पीरियड क्या होगा। जाहिर सी बात है इन दोनों के कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट क्या है? पाए, तो आंसर क्या होगा? पाए। बताओ भाई ये क्वेश्चन क्लियर होता है? काइंडली लेट मी नो, क्वेश्चन क्लियर होता है? कोई मसला? कोई मसला इस क्वेश्चन के अंदर? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। कोई मसला? वेरी गुड। तो बेटा ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट लेक्चर था, ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट लेक्चर था। इस लेक्चर के बाद हम लोग जाएंगे डोमेन एंड रेंज के ऊपर। मैं दो बातें यहां पे क्लियर कर देता हूं, मैंने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपको डोमेन एंड रेंज की कोई चीज नहीं पढ़ाई। एक और बच्चे ने मुझसे एक बात की थी, सर क्या आप ये बता सकते हैं, सर क्या आप ये बता सकते हैं जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं? बेटा मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चन भी इसलिए नहीं पढ़ाए कि मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के अंदर डोमेन एंड रेंज का पार्ट नहीं पढ़ा है, क्योंकि डोमेन एंड रेंज एक अलग टॉपिक है, इंडिविजुअल अलग सा एक टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मैंने आपको डोमेन एंड रेंज की फॉर्मूलाज या डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट दिया। इसको हम लोग डोमेन एंड रेंज के पूरे चैप्टर में ही पढ़ेंगे और फिर वो ग्राफ के ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर है मेरा बेटा? पहली बात। दूसरी बात, ये ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स टोटल 8 मैंने दिए हैं। ये 8 के 8 लेक्चर्स बेटा बहुत कीमती हैं, बहुत पायदार हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं हमने नस के पास पेपर्स, आईबीए के पास पेपर्स, एनईटी के पास पेपर, जीआईकेआई फास्ट के पास पेपर सारे कवर किए हैं। ये वो लेक्चर्स हैं जो कि बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और सबसे ज्यादा कीमती थे। क्लियर है मेरा बेटा? अब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज भी बहुत डिटेल लेवल पे पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन भी पढ़ चुके हैं और ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ चुके हैं। फाइनली कहने का मकसद ये कि बेटा इनकी लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। क्लियर है मेरा बेटा? क्लियर है? अगर ये बात क्लियर होती है तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।